जगतपुर गांव में संग्राम सिंह की टायर पंचर जोड़ने की दुकान थी। उसकी दुकान घर से 5 किलोमीटर दूर थी। वो रोजाना सुबह साइकिल से दुकान पर जाता, दिन भर काम करता और शाम को वापस आ जाता। उसका एक बेटा था, शिवा। वैसे तो शिवा कॉलेज में पढ़ रहा था, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव में घूमता रहता। पिता उसे समझाते, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तू दुकान संभाला कर, पढ़ाई में तो तेरा मन नहीं लगता। ठीक है पिताजी। एक दिन संग्राम सिंह बहुत बीमार हो गए तो शिवा को दुकान पर जाना पड़ा। शाम को जब वो लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक रोड रोलर दिखाई दिया। उसने देखा कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दर्द से कराह रहा था और रोलर पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी जो चिल्ला रही थी। शिवा रुकता है और अपने थैले से बोतल निकालकर उस आदमी को पानी पिलाता है। क्या हुआ आपको? सुनो बेटा, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। रोलर पे जो तुम देख रहे हो वो मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी और रोलर तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रहे कि मेरी बेटी के ऊपर एक श्राप है। कैसा श्राप? वो केवल रात में ही रोड रोलर से उतर सकती है। अगर वो दिन में उतरी तो मर जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी मर जाता है। पहले तो शिवा सोचता है कि कहां से मैंने ये मुसीबत मोल ले ली, लेकिन वो लड़की की सुंदरता को देखकर खुश हो जाता है। वो मन में सोचता है, इतनी सुंदर लड़की तो मुझे अपने गांव में कभी नहीं मिलेगी। वो रोलर पर बैठकर लड़की के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर रोलर से उतरता है और लड़की को उतारने के लिए हाथ बढ़ाता है। रुको, पहले सूरज डूब जाने दो, वरना धरती पे पैर रखते ही मैं मर जाऊंगी। जब सूरज डूब जाता है तो वो अपने पिताजी के पास लड़की को लेकर जाता है और पिताजी को सारी बात बताता है। पिताजी, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, अब तू बहुरिया को भी ले ही आया है तो फिर साथ में खुशी से रहो। जब सुबह होती है तो संग्राम सिंह देखता है कि लड़की रोलर पर बैठकर दातून कर रही है। तू ये कैसी लड़की लेकर आया है? ये तो कोई काम नहीं कर पाएगी। सुबह को नाश्ता खुद बनाकर देना पड़ेगा और खाना भी देना पड़ेगा। पिताजी, आप अपने गंदे कपड़े ले आइए और शिवा तुम बाल्टी में पानी ले आओ, मैं यहीं पर धो देती हूँ। एक दिन शिवा जब सोकर उठता है तो लड़की उससे कहती है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम गांव में सिनेमा देखने जाएंगे। लेकिन सिनेमा देखने तो हम रात में भी जा सकते हैं। नहीं, मुझे अभी जाना है। जब दोनों रोलर से जा रहे होते हैं, पूरा गांव उन्हें देखकर हंसता है। साइकिल चलाने वाले बच्चे भी रोलर से आगे निकल जाते हैं। देखो भैया और भाभी अपने लोहे की गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी से भी धीमे चलती है। रोलर से तो हम रात तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में हर जगह रोलर में डीजल भरवाना पड़ता है। घर लौटते लौटते शिवा के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। अगले दिन शिवा सोकर उठता है तो लड़की कहती है, आज मुझे बाजार में कपड़े खरीदने जाना है। रुको। शिवा घर के अंदर से एक बड़ी सी केन अपने सर पर लेकर आता है और रोलर पर बैठता है। इसमें क्या है? अरे इसमें डीजल है, रास्ते में कहां कहां भरवाते रहेंगे, इसलिए साथ ही लेकर चलते हैं। दोनों रोलर पर बैठकर मार्केट जाते हैं। दुकान वाले को कपड़े बाहर लाकर रोलर पर ही दिखाने पड़ते हैं। रोड पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। लौटते समय डीजल खत्म हो जाता है। शिवा एक हाथी पकड़ कर लाता है और उससे रोलर को खींचना पड़ता है।
एक दिन संग्राम सिंह शिवा से कहते हैं, तूने सारे पैसे डीजल पर खर्च कर दिए, अब हम घर में क्या खाएंगे पिएंगे। मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ। तू ऐसी बहुरिया लेकर आया है तो तू ही संभाल। संग्राम सिंह दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब क्या करें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना तो हमारे पास रहने की जगह है और ना ही खाने को कुछ है। ठंडे दिमाग से काम लो। तुम ऐसा करो, गांव के रोड डालने वाले ठेकेदार से जाकर बात करो। उससे कहना कि मेरे पास रोड रोलर भी है और उसका ड्राइवर भी। वो हमें कितने पैसे दे देगा? शिवा जाकर ठेकेदार से बात करता है। अरे तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मुझे इस समय एक रोड रोलर और उसके ड्राइवर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। शिवा खुश होकर लौटता है और लड़की को सारी बातें बताता है। लड़की दिन भर मेहनत से रोलर चलाती है और शिवा मजदूरी कर लेता है। इस तरह जल्द ही दोनों अमीर हो जाते हैं और एक बड़ा घर खरीद लेते हैं जिसमें रोलर भी आसानी से आ जाए। एक रात शिवा अपनी बहू को लेकर पिताजी के घर जाता है और उनसे कहता है, पिताजी अब आपकी उम्र काफी हो गई है, आप आराम करें, हम दोनों कमा कर लाएंगे। संग्राम सिंह लड़की से कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। फिर तीनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जिस चीज को हम अभिशाप समझते हैं, अगर हम ठंडे दिमाग से सोचें तो वही चीज हमारे लिए वरदान बन सकती है। इस कहानी की शुरुआत आज से 15 साल पहले हुई थी, जब गिरधर और विक्रम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। भाई विक्रम, मेरी बेटियां तो सिर्फ 5 साल की हैं और अभी से मुझे ब्याह की चिंता सताए जा रही है। अरे यार, वो तो अभी एक बच्ची है। अब तू कैसे समझेगा, तेरा तो बेटा है। मुझे तो अभी से उसके ब्याह के लिए पैसे जमा करने होंगे। मेरे यार, मैथिली भी तो मेरी बेटी जैसी है, और क्यों ना हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दें। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने गोपाल की शादी तुम्हारी बेटी मैथिली से ही करवाऊंगा। गिरधर ने विक्रम को गले लगा लिया। अब 15 साल बाद दोनों बड़े हो चुके थे। गिरधर ने मैथिली का इतना लाड़ प्यार किया कि वो गोल मटोल बन गई। अब जब गोपाल और मैथिली की शादी हुई तो विक्रम और उसकी पत्नी विमला दोनों सोच में डूब गए। मैथिली को सिर्फ आराम करने की ही आदत थी। वो अपने शरीर को ज्यादा तकलीफ नहीं देती थी। अरे बहू, जरा अपने ससुर जी को चाय तो दे दो। जी सासू माँ। मैथिली चाय का कप लेकर निकली, लेकिन वो इतनी धीमी चल रही थी कि विमला सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे। उस रात विमला और विक्रम दोनों बात कर रहे थे। ए जी, मैथिली स्वभाव की तो अच्छी है, लेकिन उसका शरीर बहुत ही सुस्त है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम करें क्या। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। अगले दिन विमला ने मैथिली को बुलाया। बहू, अरे बहू। हाँ सासू माँ। हमारे घर की एक परंपरा है कि नई बहू शादी के बाद से 6 महीने तक गांव के मंदिर की परिक्रमा करती है। इससे घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। ठीक है सासू माँ, मुझे कब से शुरू करना है? आज से।
विमला के कहने पर मैथिली मंडी के रास्ते निकल पड़ी। क्योंकि वो ज्यादा चलती फिरती नहीं थी, तो मंदिर तक चलकर वो थक गई थी। मैथिली थोड़ी देर बैठी और फिर उसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, अब तक तो सिर्फ 3 ही परिक्रमा हुई है, 4 अभी भी बाकी है। हाँ। जैसे तैसे मैथिली ने 7 परिक्रमा पूरी की और फिर घर के लिए निकल पड़ी। अगले दिन मैथिली वापस पहुंची और फिर से उसने 7 परिक्रमा कर ली। कुछ दिनों बाद मैथिली बिना हाफे मंदिर तक पहुंचने लगी और परिक्रमा भी करने लगी। ये देखकर विक्रम और विमला बहुत खुश थे। 2 महीनों में ही मैथिली का वजन घटने लगा था। अब वो पहले की तरह सुस्त नहीं थी। बहू, जरा मेरा चश्मा ले आओ। ये लीजिए बाबूजी। अरे वाह, आज इतनी फुर्ती से। मैथिली को अपनी बदलती हुई फुर्ती पसंद आ रही थी। मैथिली ने मंदिर की परिक्रमा फिर भी जारी रखी और 6 महीने बाद मैथिली की काया ही बदल गई थी। अब वो गोल मटोल नहीं थी, वो एक बहुत ही सुंदर युवती बन गई थी। मैथिली को ऐसा देखकर गिरधर भी हैरान था। उसने विमला से पूछा, समधन जी, आपने तो जादू ही कर दिया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये सब तो हमारे गांव के मंदिर में बसने वाली देवी की कृपा है। जय हो देवी माँ की। जय हो देवी माँ की। मैथिली की जिंदगी बदल गई क्योंकि उसका वजन घट गया और वो संभव हुआ क्योंकि मैथिली चलने लगी। लेकिन इन सब का श्रेय विमला को जाता है, जिसने बड़ी बुद्धिमानी से अपनी बहू को गोल मटोल से सुंदर बना दिया। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जरूरत से ज्यादा वजन हानिकारक होता है और वो हमारे शरीर को सुस्त और ढीला बना देता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।